हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल को हम लेने वाले हैं, जो कि एक टेलीकॉम सेक्टर पे बेस्ड आर्टिकल है, इकोनॉमिक आर्टिकल है। सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि इसमें ग्रामर बहुत सारी है, ग्रामर रिच आर्टिकल है ना। तो सभी ग्रामर रूल्स को अपने कवर करेंगे। शुरू करेंगे क्लास को उसी अंदाज में। ये आपका आज का क्विज है। अपने क्लास की सबसे अच्छी चीज़ मैं यही बताऊँगा, जो भी हम सीखते हैं उसको लास्ट पे क्विज पे अप्लाई करेंगे। तो इस क्विज को आपको पहले खुद कोशिश करनी है, वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। सब लोग कोशिश करना। चलो आओ कुछ नया सीखते हैं। कह रहे क्लियर कनेक्शन, बिल्कुल साफ साफ कनेक्शन है। कनेक्शन आप जानते हैं ना, रिश्ता। कह रहे बिल्कुल साफ साफ रिश्ता आएगा। अच्छा, इसका एक और मीनिंग भी है। कनेक्शन का मतलब होता है टेलीकॉम कनेक्शन। जब आप किसी को फ़ोन कॉल लगाते हैं तो कनेक्शन बन जाता है ना आपका। कह रहे अब जो कनेक्शन है वो बड़ा क्लियर होने वाला है। हमारी टेलीकॉम जो सर्विसेज है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है। वही कह रहे आगे, कह रहे ऑन सर्विस क्वालिटी ऑफ टेलकोस। बात कर रहे हैं हम सर्विस क्वालिटी की टेलकोस की। अब देखो टेलको क्या होता है। टेलीकॉम कंपनीज़ को हम लिखते हैं टेलकोस। इसका फुल फॉर्म होगा टेलीकॉम कंपनीज, उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया टेलकोस। तो ऐसी बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स आप देखेंगे इकोनॉमिक आर्टिकल्स में। आपको इनको दिमाग में ना थोड़ा मार्क करना है, इनका मतलब क्या होता है। चलिए अब इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है हैविंग गॉट द इंटरकनेक्शन चार्जेस आउट ऑफ द वे, टेलकोस शुड फोकस ऑन सर्विस क्वालिटी। कह रहा है इंटरकनेक्शन चार्जेस को आउट ऑफ द वे करवाने के बाद, इंटरकनेक्शन चार्जेस को अपने रास्ते से हटवा देने के बाद, हैविंग गॉट द इंटरकनेक्शन चार्जेस आउट ऑफ द वे, ये स्ट्रक्चर मैं अभी आपको समझाऊंगा। कह रहा ऐसा हो जाने के बाद, इन चार्जेस को अपने रास्ते से हटा देने के बाद, टेलीकॉम कंपनीज को फोकस करना चाहिए, सारा ध्यान डालना चाहिए सर्विस क्वालिटी पे। तो अब चार्जेस इनके कम हो गए हैं, है ना। अब इनका पैसा कम खर्च होगा। उस पैसे को यूज़ करके और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, और अच्छी सर्विस क्वालिटी मिले, और सस्ते दामों में हमें डेटा और वॉइस कॉल्स मिले। समझ गए। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें देखते हैं। सब्जेक्ट था आपका टेलकोस, वर्ब है आपकी शुड फोकस, ठीक है ना। सब्जेक्ट है एक्वा ब्लू कलर में, वर्ब है पिंक कलर में। पूरे एडिटोरियल की मार्क्ड है हर लाइन की, इसीलिए मार्क्ड है ताकि आपका जो ना अंडरस्टैंडिंग बैठे दिमाग में, सब्जेक्ट वर्ब कहाँ कहाँ कैसे कैसे आए हुए हैं, है ना। तो इस पर फोकस करना है आपको। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, हैविंग गॉट क्या होता है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनना। इसमें मैं रूल भी बताऊंगा और एरर्स भी बताऊंगा, है ना, कैसे एग्जाम में आती हैं। देखो हैविंग प्लस में V3, हैविंग प्लस में V3 इसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, और हैविंग प्लस में बीन प्लस V3 इसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव। अब मैं आपको इसको सिस्टमेटिकली बताता हूँ कैसे यूज़ करना होता है। देखो आपने ये सेंटेंस मेरे से बहुत बार सुना है, ईटिंग डिनर आई वॉज वॉचिंग TV। खाना खाते हुए मैं TV देख रहा था। यहाँ पे वॉज वॉचिंग आपकी मेन वर्ब है, यहाँ पे वॉज वॉचिंग आपकी मेन वर्ब है, और ईटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। यहाँ पे जब मैं टीवी देख रहा था उसी वक्त मैं खाना खा रहा था। समझ गए ना। तो ये ईटिंग जो है एक पार्टिसिपल फ्रेज का काम कर रहा है, एक साइमल्टेनियस एक्शन को दिखा रहा है। इसी सेंटेंस को लिखने का एक और तरीका भी है, वॉचिंग TV आई वॉज ईटिंग डिनर, है ना। टीवी देखते हुए मैं खाना खा रहा था। तो दोनों तरीके से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन को यूज़ कर सकते हैं। एक को मेन वर्ब बना दो, दूसरे को वर्ब के ING फॉर्म बना के लिख दो। अब इतना समझ गए। मान लो अब आपको थोड़ा सा ना इमेजिन करना है। मान लो मैं खाना खाते हुए TV नहीं देख रहा था, मैं जो है ना खाना खाने के बाद TV देख रहा था। मान लो, ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अब ये सेंटेंस यहाँ पे बेकार हो जाएगा। ये सेंटेंस बोलता है खाना खाने और TV देखने का काम एक साथ हो रहा था, बल्कि ऐसा केस अब नहीं है। अब तो क्या है, खाना आप खा चुके हो और फिर आप TV देख रहे हो। तो इसके लिए अपने पास परफेक्ट पार्टिसिपल है। समझ गए ना। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसको परफेक्ट में डालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा कैसे, पहले खाना खाया गया फिर TV देखा गया। तो परफेक्ट पार्टिसिपल ऐसे ही बनता है। मैं क्या करूंगा, इसके आगे लगा दूंगा हैविंग, ठीक है। और ईटिंग की जगह, हैविंग की स्पेलिंग सही कर दें, ईटिंग की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है ना, पता ही आपको। तो यहाँ पे ईटन तो लगाना ही था क्योंकि हैविंग लगा दिया। जैसे ही आपने हैविंग ईटन लगाया, जैसे ही हैविंग प्लस में V3 की, अब इसका मतलब पता क्या हो गया, खाना खाते हुए TV नहीं देख रहा था, डिनर करने के बाद मैं TV देख रहा था। डिनर किया, बर्तन साइड में रखे, उसके बाद मैंने TV ऑन किया। वैसे यहाँ भी कर सकता हूँ। अगर वॉचिंग TV है, इसकी जगह मैं लिख दूँ हैविंग वॉच्ड TV आई वॉज ईटिंग डिनर। TV देखने के बाद मैं खाना खा रहा था। पहले TV देखा, अपना सीरियल पूरा किया, अपनी वेब सीरीज़ पूरी की, उसके बाद मैंने खाना शुरू किया। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल।
अब थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ आपका लेवल, है ना। परफेक्ट पार्टिसिपल में कभी कभी आपको पैसिव में जाना पड़ेगा, ये तो एक्टिव वाले हैं, है ना। अब पैसिव में कैसे आएगा वो देखना। मान लो सेंटेंस को देखो नीचे वाले को, हैविंग अरेस्टेड बाय द पुलिस द थीफ कन्फेस्ड हिज क्राइम। पुलिस से अरेस्ट होने के बाद थीफ ने कन्फेस कर लिया अपना क्राइम। भाई पुलिस ने अरेस्ट किया, इसको पकड़ा, मारा पीटा, फिर उसके बाद थीफ ने, चोर ने कन्फेस कर लिया, मान लिया अपना गुनाह, इसने बोल दिया भाई हाँ मैंने ही चोरी की है। अब यहाँ दिक्कत पता क्या है, यहाँ पे हैविंग अरेस्टेड बता रहा है पुलिस के द्वारा थीफ के पकड़े जाने की, अरेस्ट हुए जाने की। ध्यान देना, यहाँ पे जो आदमी टीवी देख रहा था उसी ने खाना खाया, यहाँ पे जो आदमी खाना खा रहा था वही टीवी देख रहा था, लेकिन यहाँ पे जो आदमी कन्फेस कर रहा है, यहाँ पे जो आपका आदमी मेन वर्ब का सब्जेक्ट बना हुआ है, उसने अरेस्ट नहीं किया, एक्चुअल में उसको अरेस्ट किया गया, इसके ऊपर काम हुआ है, इसने कोई काम नहीं किया। अगर ऐसा है ना तो परफेक्ट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म चाहिए, यहाँ पे सिर्फ बीच में आपको बिन फंसा देना है, समझ गए। यहाँ पे मैं ही टीवी देख रहा था, मैं ही खाना खा रहा था, यहाँ भी मैं ही खाना खा रहा था, मैं ही टीवी देख रहा था, तो परफेक्ट पार्टिसिपल ओके है। लेकिन इस केस के अंदर परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव लगाना पड़ेगा, एक्टिव नहीं, क्योंकि जो थीफ है उसने कन्फेस तो किया क्राइम, लेकिन उसने अरेस्ट नहीं किया, अरेस्ट उसको किया गया पुलिस के द्वारा। थीफ के ऊपर कुछ काम हुआ तो बीच में बिन फंसा दो, ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव। स्टेप बाय स्टेप मैनर में मैंने आपको सिखा दिया है, ये हम कर भी चुके हैं ऑलरेडी ग्रामर सीरीज के अंदर, आप वहाँ पे सीख चुके होंगे, तो यहाँ पे आपका रिवीजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक समरी दूंगा मैं आपको। एक और चीज़, इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज़ करके, एक्टिव लगाओ, पैसिव लगाओ, जो तुम्हारी इच्छा हो वो लगाओ। अमेरिका पहुंच जाने के बाद मोहिनी लॉस वेगस में सेटल होना चाहती थी। अमेरिका पहुंच गई, पहुंच चुकने के बाद मोहिनी ने सोचा कि अब लॉस वेगस में मैं सेटल होंगी, तो अमेरिका पहुंच जाने के बाद मोहिनी लॉस वेगस में सेटल होना चाहती थी। इंग्लिश में डालो परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज़ करके, कमेंट्स में डालना, गलत सही में वहाँ देख लूँगा। शुरू करेंगे आर्टिकल को, लेकिन उससे पहले अभी अभी आपने परफेक्ट पार्टिसिपल मेरे साथ सीखा, ये एक बहुत एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट था ग्रामर का। कुछ लोगों को बेसिक ग्रामर भी नहीं आती, उसकी वजह से वो ये आर्टिकल पढ़ ही नहीं सकते, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा बेसिक से एडवांस लेवल तक आओ। ये सारे रूल्स मैंने बेसिक से एडवांस तक एनिमेशन के साथ कवर किए हैं। कहाँ पे रखे हैं? चैनल के होम पेज पे। चैनल के होम पेज पे जाएं और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट को चलाएं। शुरू से लास्ट तक जब आप चलाएंगे आपको मालूम चल जाएगा ग्रामर को कैसे कवर करना है, सिस्टमेटिकली कैसे मार्क्स को स्कोर करना है। इसी के नीचे पेड कंटेंट की 2 प्लेलिस्ट हैं, जिसमें मैं एक छोटे से कंट्रीब्यूशन के साथ आपको सिखाता हूं बैंक्स और एसएससी को कैसे अप्रोच करना है पेपर को। तो आप अगर बैंक, एसएससी के क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, सेंटेंस अरेंजमेंट, है ना, करेक्शन, एरर करेक्शन, इन सबको सीखना चाहते हैं, दोनों प्लेलिस्ट को जाकर के प्ले करें। इसके लिए आपको मेंबर बनना होगा। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर प्रेस करें, यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन देके आप मेंबर बन सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में बताया गया मैंने, जिनकी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं हो रही है ना, वो यहाँ से देख लेना कैसे आपका कार्ड काम करेगा। समरी ये है कि एक इंटर कनेक्शन चार्ज हुआ करता था। अभी तक आप क्या करते थे, जियो से एयरटेल पे कॉल करते थे, एयरटेल से वोडाफोन पे करते थे, तो एक इंटर कनेक्शन चार्ज होता था जो कि जियो को देना पड़ता था एयरटेल को, या एयरटेल वाले से आपने वोडाफोन पे किया तो एयरटेल को देना पड़ता था वोडाफोन को। तो अभी वो चार्जेस हो गए ख़त्म। हो सकता है आपका टेलीकॉम ऑपरेटर आपसे वो चार्ज ना लेता हो, लेकिन कभी कभी वो लेता भी था, है ना। तो अभी हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है ये चार्जेस खत्म होने से टेलीकॉम ऑपरेटर्स का एक बहुत बड़ा बर्डन खत्म हो गया। और उस बर्डन के खत्म होने के बाद इनके पास पैसा बचेगा, उस पैसे को ये यूज़ करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, और हमारी सर्विस क्वालिटी और अच्छी होगी। फिर ये क्या कह रहा है, दूसरी चीज़ कह रहे इसी के साथ साथ सरकार को ये भी ध्यान देना है कि स्पेक्ट्रम की फ़ीस बहुत ज़्यादा ना रखे। अगर आपने यहाँ पे इनको छोटी सी रियायत दी और उसके बाद में स्पेक्ट्रम की फ़ीस बढ़ा दी तो इनके ऊपर वैसी की वैसी बर्डन रह जाएगी। तो कह रहा है स्पेक्ट्रम को थोड़ा ठीक तोल मोल करके उसकी जो है फ़ीस को रखना, ताकि पब्लिक को सही क्वालिटी सही दामों पे मिल सके वॉइस कॉल में और डेटा में। समझ गए ना। तो दोनों को सजेशन दे रहा है, टेलीकॉम सेक्टर को भी और सरकार को भी सजेसिव इसकी टोन है। शुरू करेंगे। कह द एंड ऑफ द इंटरकनेक्शन यूजेस चार्जेस और IUC regime on January 1st, under which one telecom operator paid a charge to another on whose network a subscriber's voice call was completed, creates a new era in which these companies can focus on upgrading their networks and service। लंबा सेंटेंस, बहुत ही सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट वो पकड़ते जाओ, देखो कैसे पढ़ना है इसको। करे जो एंड है, जो एक अंत है, किसका? IUC नाम के चार्ज का, इस इंटरकनेक्शन यूजेस चार्जेस का। कह रहे इसके जो रिजीम का मतलब होता है सिस्टम, ये मैं वर्ड आपको भी समझाऊंगा, रुक जाओ। कह रहे जो अंत आया ना इस रिजीम का, इस IUC के सिस्टम का, और कब आया? जनवरी 1 को। अच्छा, कौन सा सिस्टम था? अंडर विच, जिसके नीचे एक टेलीकॉम ऑपरेटर को पेड करना होता था एक चार्ज को, दूसरे को, अनदर को।
अच्छा, वो दूसरा कौन है? जिसके नेटवर्क पे एक सब्सक्राइबर की वॉइस कॉल कंप्लीट होती थी, जिसके नेटवर्क पे उस टेलीकॉम ऑपरेटर का सब्सक्राइबर कॉल किया करता था। कह रहे ये जो एंड है ना, ये जो अंत है, ये क्रिएट करता है एक नए युग को, नई एरा को। अच्छा, कौन सा युग? इन विच जिसके अंदर ये कंपनियां फोकस कर सकती हैं, कैन फोकस, और किस पे? अपग्रेड करने पे, बेहतर बनाने पे अपने नेटवर्क को और अपनी सर्विस को। समझे ना? सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वो पकड़ो, बहुत ही सिंपल सेंटेंस होते हैं ये। कह रहे ये जो अंत आया है इस सिस्टम का जनवरी 1 को, जिसके नीचे एक टेलीकॉम ऑपरेटर पे किया करता था एक चार्ज को दूसरे को, और वो दूसरा जिसके नेटवर्क पे पहले वाले का सब्सक्राइबर कॉल करता था, है ना। कह रहे ये एंड हो गया है क्रिएट, ये एंड करता है क्रिएट, है ना, बनाता है एक नई एरा को, एक नए युग को, जिसके अंदर ये कंपनियां फोकस करेंगी अपना सिस्टम, अपना नेटवर्क को अपग्रेड करें और अच्छे से क्वालिटी की जो है सर्विस जो है अपग्रेड करें। समझ गए? अब देखने वाली चीज़ें, सब्जेक्ट वर्ब मिलाना। एंड की वर्ब है कैन, एंड की वर्ब है क्रिएट्स, कंपनीज की वर्ब है फोकस, कैन फोकस, और वॉइस कॉल की वर्ब है वॉज कंप्लीटेड, टेलीकॉम ऑपरेटर की वर्ब है पेड। अब देखने वाला वर्ड कौन सा है? रिजीम। ये मैंने आपको खबरी पे करवाया था आज से 1.5 महीना पहले, 1.5 या 2 महीने पहले। रिजीम नाम के वर्ड को मैंने पोस्टमार्टम किया था, पोस्टमार्टम सीरीज खबरी के ऊपर, है ना। क्या बताया था मैंने? देख लेना। रिजीम के 3 मतलब होते हैं, पहला सिस्टम, दूसरा प्रशासन, तीसरा किसी बीमारी से हील करने के लिए जो आपको सिस्टम बना के डॉक्टर देता है। समझ लो, रिजीम का मतलब होता है सिस्टम, दूसरा मतलब होता है प्रशासन, तीसरा रिजीम का मतलब होता है किसी बीमारी से हील करने के लिए जो डॉक्टर आपको चार्ट बना के देता है ना। भाई सुबह ये दवाई लेना, ये वाला खाना खाना, वो भी रिजीम होता है। तो इन तीनों को अपने रिजीम से बताते हैं। जो तीसरा वाला मीनिंग है वहाँ पे इसका एक सिनोनिम होता है रेजिमेंट। अगर तीसरे वाले मीनिंग की बात हो तो वहाँ पे रिजीम और रेजिमेंट एक ही बात है। अब मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। द रिजीम और एडमिनिस्ट्रेशन फाइनली कोलैप्स्ड आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ मिसरूल। ये जो प्रशासन है, ये जो रिजीम है, ये जो सरकार है, आखिरकार ढह गई 25 साल के मिसरूल के बाद। मिसरूल का मतलब होता है गलत शासन, है ना, अथॉरिटेटिव हो, तानाशाही हो, उसको कहते हैं मिसरूल। तो 25 साल की बदमाशी के बाद, तानाशाही के बाद ये सरकार जो है कोलैप्स कर गई। यहाँ पे रिजीम एक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, प्रशासन की बात कर रहा है। अब देखो, द जीएसटी टैक्स रिजीम फेवर्स स्मॉल बिजनेसमैन। जो जीएसटी का टैक्स रिजीम है, जो जीएसटी का टैक्स का सिस्टम है, वो फेवर करता है छोटे बिजनेसमैन को, ठीक है ना, उनको जो है ज़्यादा वो तरफदारी उनकी करता है। यहाँ पे रिजीम बता रहा है जीएसटी के टैक्स सिस्टम की, सरकार की बात नहीं कर रहा है। फेवर की स्पेलिंग में ओ यू भी आता है और बिना यू भी आता है, दोनों ही ठीक है। एक अमेरिकन है, एक जो है ब्रिटिश है, तो आप यू वाला प्रीफर करें क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं इंडिया में। अब तीसरा देख लो, अंडर द न्यू रिजीम इन आवर ऑफिस ऑल ऑफ अस गेट पेड एक्स्ट्रा फॉर आवर टाइम। नए रिजीम के नीचे अपने ऑफिस के अंदर, नए प्रशासन के नीचे अपने ऑफिस के अंदर हम सभी के सभी एक्स्ट्रा पे किए जाते हैं ओवर टाइम के लिए। तो नया रिजीम आया ऑफिस में, नया सिस्टम आया, नई सरकार आई है, नया बॉस आया। समझ गए ना? लास्ट देख लो, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट रिजीम और रेजिमेंट। डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया पेशेंट को कि वो फॉलो करे एक बहुत ही कड़े रिजीम को। अब डॉक्टर यहाँ पे अगर एडवाइस कर रहा है ना, तो ये एक सिस्टमेटिक वे ऑफ हीलिंग की एडवाइस कर रहा है। सुबह ये खाना है, ये दवाई लेनी है, इतना सोना है, इतना वॉक करना है। समझ गए ना? तो यहाँ पे रिजीम का मतलब है दवा या हील करने के लिए किसी दवाई से, किसी बीमारी से जो है सिस्टम। इसके लिए आप यहाँ पे रेजिमेंट वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। रिजीम और रेजिमेंट एक ही बात है। वर्ड्स के पीछे भागो, उनका पोस्टमार्टम करो, एक बार करो और इस तरीके से करो जिंदगी भर वो वर्ड आपके साथ रहे। अगर ये नोट्स आपकी डायरी में है ना, तो रिजीम वर्ड आपको ज़िंदगी में परेशान नहीं करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सारा आपको टेलीग्राम से मिल सकता है ना, ये सारा PDF टेलीग्राम चैनल पे रखा है आपने। करे द मेजर was delayed by a year by regulator try due to concerns that not all operators are ready and the shift to more efficient 4G networks and compatible subscriber handsets was slower than anticipated। कह रहे ये जो मेजर था, ये जो बंद करने का काम था ना इस IUC के रिजीम को, कह रहे ये डिले हो गया। कैसे? 1 साल से। और किसके द्वारा? रेगुलेटर ट्राई के द्वारा, है ना। अच्छा, किस कारण से? ड्यू टू कंसर्न से, उन चिंताओं के कारण से। वो ये कि सभी ऑपरेटर अभी रेडी नहीं थे। नॉट ऑल ऑपरेटर्स वर रेडी। जियो होगा पर वोडाफोन नहीं था, एयरटेल होगा पर आइडिया नहीं था। समझ गए ना? तो कह रहे इस कदम को डिले किया गया ट्राई के द्वारा, इस बात से, इस कंसर्न से कि सभी ऑपरेटर सभी तैयार नहीं है। और जो शिफ्ट है, जो बदलाव है, और अच्छे बेहतर एफिशिएंट 4G नेटवर्क की तरफ और कंपैटिबल सब्सक्राइबर हैंडसेट की तरफ, वो बहुत धीमा था, स्लोअर था उस एंटिसिपेशन से, आशा से, है ना। तो एंटिसिपेट जो हमने किया था उससे धीमे रफ्तार से लोगों ने 4G नेटवर्क पे मूव किया और 4G हैंडसेट्स को बाय करना शुरू किया। तो ये तीनों कारणों के कारण 1 साल लेट हुआ ये पूरा जो है रिजीम।
चलिए अब देखने वाले वर्ड्स देखते हैं इस सेंटेंस में। एक ग्रामर रूल आया बहुत अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब आप पकड़ लेना, ग्रामर रूल आप देख लो मेरे साथ। यहाँ पे नॉट ऑल ऑपरेटर्स वर रेडी, इसकी जगह ऐसा भी लिखा हो सकता है एग्जाम में, ऑल ऑपरेटर्स वर नॉट रेडी। समझ रहे हो मेरी बात को? नॉट ऑल शुरू में लिखा हुआ है, और दूसरा क्या हो सकता है, ये नॉट को, ये ऑल तो पढ़ा रहने दो, नॉट को आप जो है वर के बाद में लगा दो, मतलब सेंटेंस को नेगेटिव बना दो। दोनों में फ़र्क होता है और यहीं पे ग्रामर रूल आपका तैयार होगा। ध्यान से देखना, एक बार में समझ में आ जाएगा। नॉट मिडल में भी आ सकता है और नॉट बिगिनिंग में भी आ सकता है, दोनों का मीनिंग अलग है। मैं आपसे बोल रहा हूँ हर आदमी झूठ नहीं बोलता या हर आदमी सच नहीं बोलता, सही बात है ना? बहुत लोग झूठ भी बोलते हैं, इनफैक्ट सभी बोलते होंगे झूठ, पर मैं आपसे यूँ बोल रहा हूँ हर आदमी सच नहीं बोलता। एवरीबडी डजंट स्पीक ट्रूथ। अगर मैं आपसे यूँ बोल रहा हूँ ना हर आदमी सच नहीं बोलता, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये सेंटेंस पता क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी सच नहीं बोलता। मैं आपसे कह रहा हूँ हर आदमी नहीं बोलता, कुछ लोग बोलते होंगे, हर आदमी नहीं बोलता है ना, सबके सब नहीं बोलते। और ये क्या कह रहा है, सबके सभी नहीं बोलते, एवरीबडी डजंट स्पीक ट्रूथ। अब देखो दिक्कत क्या है, ये डजंट है ना, डजंट ये बना है डज नॉट से, डज नॉट से। अगर इस सेंटेंस को मुझे ऐसा बनाना है ना, हर आदमी झूठ नहीं बोलता, सच नहीं बोलता, तो मुझे इस नॉट को यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ और शुरू में लाना है। अब देखो इसका मतलब क्या है, नॉट एवरीबडी डज स्पीक ट्रूथ, यहाँ पे स्पीक्स कर देना। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर नेगेटिव हो तभी आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर लेनी होती है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मैं निकाल के पीछे एस लगा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो सेंटेंस क्या बना, नॉट एवरीबडी स्पीक्स ट्रूथ, इसका मतलब है हर आदमी ट्रूथ नहीं बोलता, कुछ एक बोलते हैं पर सब नहीं बोलते। अगला देखो, एवरीबडी, ये लास्ट वाला देख लो है ना, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट स्मार्ट। सब, मैं आपसे कह रहा हूँ सभी स्टूडेंट स्मार्ट नहीं होते। भाई आपको लगता है सभी स्टूडेंट स्मार्ट होंगे, लेकिन सभी नहीं होते, कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो धीमे धीमे चीज़ों को समझते हैं ना, स्मार्ट नहीं होते। लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग पता है क्या निकला, कोई भी स्टूडेंट स्मार्ट नहीं होता, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट स्मार्ट। ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब इस नॉट को मुझे निकालना है, उठाना है और शुरू में ले आना है। अब जैसे मैं शुरू में लाऊंगा इसका सही करेक्ट मीनिंग आ जाएगा, नॉट ऑल स्टूडेंट्स आर स्मार्ट। समझ गए ना, इसका मतलब यही है भाई सबके सब नहीं होते, कुछ एक होते हैं और ज़्यादातर नहीं भी होते, है ना। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। इसी तरह से आप सेकंड वाले में भी नॉट को शुरू में ला सकते हो, नॉट एवरीबडी या नॉट एवरीवन कैन क्रैक दिस एग्जाम। हर आदमी इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता, है ना, मुश्किल एग्जाम है, हर आदमी नहीं कर सकता। लेकिन ये सेंटेंस एक्चुअल में नॉट यहाँ लगा है ना, इसका मतलब पता क्या है, कोई भी नहीं कर सकता। तो यार कैसा एग्जाम है जब इसको कोई क्रैक ही नहीं करेगा, जब इसमें किसी को नौकरी नहीं लगेगी, तो ये कैसा एग्जाम है। तो गलत सेंटेंस है। इस नॉट को उठाओ और शुरू में ले आओ, यहाँ लिख दो नॉट, ठीक है ना, नॉट, और यहाँ से नॉट को निकाल दो। तो नॉट इन द मिडल वर्सेस नॉट इन द बिगनिंग, ये आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे नाउ दैट द नीड टू मॉनिटर कॉल टर्मिनेशन डेटा एंड मेक IUC पेमेंट्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड अ स्पेक्ट्रम ऑक्शन इज ऑल्सो scheduled this year, the focus should shift to giving the users a better deal as reliable call quality and competitive tariff। लंबा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। कह रहा नाउ दैट, नाउ दैट का मतलब होता है अब जबकि, लिख लो कहीं पे, नाउ दैट इसका मतलब होता है अब जबकि। कह रहा अब जबकि जो नीड है, जो ज़रूरत है मॉनिटर करने की कॉल टर्मिनेशन डेटा को और मेक करने की IUC पेमेंट्स को। अब जो ये नीड है ना इन दोनों कामों को करने की, कि भाई कॉल टर्मिनेशन का डेटा नोट करना है, किसने कितनी लंबी कॉल की और कितनी IUC पेमेंट हमें देनी है, इसको भी नोट करना है। कह रहे अब जबकि ये नीड जो है ना नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अब इस बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। नो लॉन्गर मतलब अब बिल्कुल भी नहीं। तो कह रहे अब ये ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कह रहे अब जबकि हुआ क्या, कह रहे स्पेक्ट्रम ऑक्शन, स्पेक्ट्रम की जो बोली है ना, और वो भी अब जो शेड्यूल है अगले साल, है ना, उसको भी अगले साल अभी होना है। कह रहे अब जबकि दोनों काम हो गए हैं ना, तो फोकस शिफ्ट हो जाना चाहिए कि हम दें यूजर्स को एक बेटर डील, एक अच्छी डील। अब ये डील क्या हो सकती है, ये हो सकती है रिलायबल कॉल क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव टैरिफ्स। अब हमारी कॉल क्वालिटी अच्छी होगी, बीच में कॉल ड्रॉप नहीं होगी और अच्छे टैरिफ्स मिलेंगे हमें। जियो के, वोडाफोन के, एयरटेल के प्लान थोड़े और सस्ते हो सकते हैं। समझ गए ना। अब इनको चेक तो करना नहीं किसने कितनी किसको कॉल की है, ना पैसे देने। तो कह रहे अब ये काम ही आपका कम हो गया, पैसे बचेंगे आपके। तो अब आपको यही करना है कि उस पैसे को बचा के बाकी लोगों को थोड़ा फ़ायदा उठवाओ, उनको अच्छी अच्छी कॉल्स दो और सस्ते टैरिफ्स दो। अब बढ़ते हैं आगे, सिंपल सेंटेंस था, है ना। कह रहे फॉर द सब्सक्राइबर अदर देन दोज हु हैड टू पे हायर एक्सेस टैरिफ्स ऑन वन वायरलेस नेटवर्क ड्यू टू द IUC सिस्टम, द लेटेस्ट मेजर डू नॉट कैरी अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहे उन सब्सक्राइबर्स के लिए, उन मोबाइल फ़ोन के यूजर्स के लिए
कह रहा छोड़ करके अदर देन वो वाले जिनको पे करना पड़ता था, हु हैड टू पे, जिनकी मजबूरी थी पे करना हायर एक्सेस टैरिफ्स को, बहुत ज़्यादा कॉल के जो है ना टैरिफ को, और किस पे, एक वायरलेस नेटवर्क पे इस आईयूसी सिस्टम के कारण। कह रहे सब्सक्राइबर्स के लिए ना, आपके और मेरे लिए, छोड़ दो उनको जिनको आईयूसी का थोड़ा सा फर्क पड़ता था, है ना, जिनके प्लान में आईयूसी के कारण उनको पैसे देने पड़ते थे। कह रहे बाकी सब्सक्राइबर्स के लिए, कह रहे जो लेटेस्ट मेजर है ना वो कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट को कैरी नहीं करते हैं। उन लेटेस्ट मेजर्स में, इस नए कदम में कोई भी बड़ा इम्पैक्ट जो है उन आदमियों के लिए नहीं है, आपके और मेरे जैसों के लिए। अच्छा क्यों नहीं है? कह रहे सिंस प्रोवाइडर्स सोल्ड अनलिमिटेड कॉल पैक्स इवन अर्लियर, क्योंकि प्रोवाइडर्स सेल करते थे अनलिमिटेड कॉल पैक्स को यहाँ तक कि पहले भी। तो अगर आपका जियो का अनलिमिटेड है, एयरटेल का अनलिमिटेड है, वोडाफोन का अनलिमिटेड है, तो आप पे कोई असर इस मेजर का नहीं पड़ेगा, है ना, बस आपकी कंपनी में पड़ेगा, वो आपको अब थोड़े से सस्ते प्लान्स दे सकती है। समझ गए ना? अब इसमें देखने वाला कुछ है नहीं, सब्जेक्ट वो मिला लेना, सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं, वर्ड बाय वर्ड इसको ब्रेक करके। आगे बढ़ते हैं। कह रहा वन ऑपरेटर जियो had a higher proportion of outgoing calls to other wireless networks operators since its launch a few years ago, thus having to pay significant net interconnection charges which was 6 पैसा per minute since 2017। कह रहा एक ऑपरेटर जिसका नाम था जियो, इसके पास था एक बड़ा प्रोपोर्शन, इसके पास था एक बड़ा हिस्सा, प्रोपोर्शन मतलब हिस्सा, और किसका, आउटगोइंग कॉल्स का, और कहाँ पे, अदर वायरलेस ऑपरेटर्स पे। और कब से, इसकी लॉन्च से, सिंस इट्स लॉन्च फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले तक, है ना। तो कह रहे ये जो ऑपरेटर है ना जिसके पास बड़ा प्रोपोर्शन था आउटगोइंग कॉल का, अगर 100 कॉल इंडिया में होती है तो 60 जियो से होती है ना, 40 जियो से होती हैं। तो कह रहे ये जो ऑपरेटर था इसका चार्ज, इसका प्रोपोर्शन बड़ा था, और इस प्रकार से ये कैसे बड़ा था, इसको हैव टू करना ही पड़ता था पे सिग्निफिकेंट चार्जेस को, इंटरकनेक्शन चार्जेस पे, जो कि था 6 पैसा पर मिनट 2017 से। तो कह रहा है सबसे ज़्यादा फायदा होगा जियो को, क्योंकि इसके यहाँ से सबसे ज़्यादा कॉल्स होती हैं और इसको 6 पैसा पर मिनट 2017 से पे करना पड़ रहा था। हैविंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है, जब इसके पास बड़ा हिस्सा था तभी ये हैविंग टू था, इसके पास जितना बड़ा हिस्सा था उतना ही बड़ा इसके पास ऑब्लिगेशन था उन चार्जेस को पे करने का। समझ गए ना? प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन बता रहे हैं ये हैविंग नाम का वर्ड। चलिए आगे बढ़े। कह रहा दैट इम्बेलेंस हैज़ रिड्यूस्ड एंड ट्राई हैज़ नाउ इंट्रोड्यूस्ड एन अरेंजमेंट कॉल्ड बिल एंड कीप विच डज अवे विद द आईयूसी। कह रहे वो इम्बेलेंस जो है, वो असंतुलन जो है अब रिड्यूस हो गया है, अब ख़त्म हो गया है, और ट्राई ने अब इंट्रोड्यूस कर दिया है एक नए अरेंजमेंट को, एक नए रिजीम को, एक नए सिस्टम को, जिसको कहा जाता है बिल और कीप। आप बिल करो और अपने पास ही रख लो उस बिल को, उस बिल को किसी को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस बिल का आपको पैसा नहीं मिलेगा, है ना। तो एक नया सिस्टम इन्होंने जो है अरेंजमेंट लेकर के आया है, कह रहा है जो कि ख़त्म कर देता है, डू अवे विद कर देता है, एलिमिनेट कर देता है आईयूसी चार्जेस को। समझ गए ना? तो इम्बैलेंस खत्म हो गया है, इसने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है, और आईयूसी चार्जेस बिल्कुल डू अवे विद हो गए हैं। अब ये डू अवे विद देख लेना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, एलिमिनेट कर देना। इसके लिए एक और वो अपने पास फ्रेजल वर्ब है, गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ, दोनों तीनों का मतलब ये किसी चीज़ से जो है ना पल्ला झाड़ लेना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे इंडियाज़ हाई डेंसिटी टेलीकॉम मार्केट इज़ पोइज्ड फॉर फर्दर ग्रोथ एज इट वेट्स एक्सपेंशन थ्रू 5G एंड इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस। कह रहे इंडिया की जो हाई डेंसिटी टेलीकॉम मार्केट है वो पोइज्ड है। देखो पोइज्ड का मतलब क्या होता है, एकदम बैलेंस में। पोइज जो वर्ड है, रूट हमने किया हुआ है खबरी पे, इसका मतलब होता है बैलेंस। अगर आप पोइज्ड हो तो आप बिल्कुल संतुलन में हो। संतुलन में किस लिए हो, किसी काम को करने के लिए तैयार हो, है ना। जैसे रेसर्स तैयार होते हैं रेस से पहले, वो पोइज्ड होते हैं, एकदम बैलेंस में होते हैं। जैसे ही उनकी रेस शुरू होगी वो भागना दौड़ना शुरू कर देंगे। तो कह रहा वैसे ही इंडिया का हाई डेंसिटी टेलीकॉम मार्केट है वो तैयार है, पोइज्ड है, बैलेंस में है। और किसके लिए, आगे की ग्रोथ के लिए। अच्छा क्यों, जैसे ये अवेट करता है, जैसे ये इंतजार करता है एक्सपेंशन का, और किसके जरिए, थ्रू 5G और इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस के जरिए। तो जैसे ही 5G आएगा ना, इंटरनेट का टेलीकॉम सेक्टर इतनी तेज़ रफ्तार से बढ़ेगा आगे, और उसके लिए बिल्कुल पोइज्ड है, बिल्कुल रेडी है ये टेलीकॉम सेक्टर। समझ गए? अब इस सेंटेंस में देखने वाला वर्ड देख लेना, पोइज्ड, इन बैलेंस या रेडी। अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर। कुछ लोग अवेट के बाद में फॉर लगा देते हैं, ठीक है ना, अवेट फॉर लिख देते हैं, गलत है। अगर आपको अवेट लिखना है तो फॉर मत लगाएं, इसके अंदर फॉर ऑलरेडी लगा हुआ है। और वेट फॉर लिखना है तो इसके बाद में फॉर लगाएं, क्योंकि इससे फॉर लगाने से आपको पता लग रहा है आप किसका वेट कर रहे हो, ठीक है ना। तो अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा येट
एज द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 1920 पॉइंटेड आउट, इंटेंस कॉम्पिटिशन हैज़ रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स। कह रहा फिर भी जो इकोनॉमिक सर्वे है 1920 का, जैसा उसने पॉइंट आउट किया है ना, कह रहा फिर भी जो इंटेंस कंपटीशन है ना, जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उसने रिड्यूस कर दिया है नंबर ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स को। तो कह रहा बिल्कुल ग्रोथ होगी 5G आने के बाद, लेकिन हाल की ताज़ा स्थिति ये है कि कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से प्राइवेट प्लेयर्स सर्वाइव नहीं कर रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर में। देखने वाली चीज़, छोटा सा ग्रामर रूल है। पहले मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ पे एज की जगह लाइक क्यों नहीं लगा हुआ? एज और लाइक दोनों का मतलब होता है की तरह। एज का मतलब भी वही, लाइक का मतलब भी वही। यहाँ पे लाइक भी लग सकता था, लेकिन क्यों नहीं लगा? ये 3 सेंटेंस है, इनके जरिए मैं आपको सिखा देता हूँ। इस रूल को मैंने आज से 4 दिन पहले एक स्पेशल वीडियो में कवर किया था। अगर वीडियो मिस की हो तो यहाँ पे ऊपर वो भी डाल देता हूँ, उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है ना, ध्यान से देखना। डू, लाइक या एज आई से, वैसा ही करो जैसा मैं तुमसे कहता हूँ। डू, लाइक या एज आई से। यहाँ पे लाइक और एज में से एक को चूज़ करना है। अब कैसे चूज़ करोगे? आप देखो इसके बाद में रखा क्या हुआ है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर है, अगर सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर है तो आप रखेंगे एज को। अगर सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर नहीं है तो आप रखेंगे लाइक को। समझ गए? डू एज आई से, तो यहाँ पे से एक वर्ब रखी है, आई एक सब्जेक्ट रखा है, तो इस केस में मेरा लाइक का कुछ काम नहीं है, मुझे एज को यूज़ करना है। डू एज आई से, समझ गए ना? वर्ब की वजह से, सब्जेक्ट की वजह से मुझे एज को चूज़ करना पड़ा। अब यहाँ देखो, लाइक या एज अ गुड स्टूडेंट शी टेक्स हर स्टडीज़ सीरियसली। एक अच्छी बच्चे की तरह, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह वो अपनी स्टडीज़ को सीरियसली लेती है। अब देखो यहाँ पे लाइक एज के बाद में क्या आ रहा है? अ गुड स्टूडेंट। अगर इसको सब्जेक्ट मान लो तो इसकी वर्ब तो कहीं आ नहीं रही। कॉमा के बाद में दूसरा क्लोज शुरू हो गया, वहाँ पे शी सब्जेक्ट है, टेक उसकी वर्ब है। ध्यान देने की बात यह है कि गुड स्टूडेंट की कोई वर्ब नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे एज का कोई काम नहीं है, यहाँ पे लाइक नाम की प्रेपोजिशन का यूज होगा, तो मैं लिखूंगा लाइक अ गुड स्टूडेंट। समझ गए ना? अब तीसरा देखो, अर्थ इज अ प्लैनेट लाइक एज वीनस। अर्थ एक प्लैनेट है बिल्कुल वीनस के जैसे। शुक्र की तरह धरती भी एक जो है प्लैनेट है, जो कि एक क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं ना हिंदी में। धरती भी एक ग्रह है। लाइक के बाद में क्या आ रहा है? वीनस। वीनस की वर्ब आ रही है? नहीं आ रही। तो यहाँ पे एज को निकाल दो, लाइक आपका करेक्ट जो है ना, ऑल्टरनेटिव चूज करेंगे आप। अर्थ इज अ प्लैनेट लाइक वीनस। अब एक चीज़ का और ध्यान देना, लाइक की जगह पे यहाँ पे मैं अभी एज लगा सकता हूँ। ठीक है? अब कैसे लगाऊंगा? जो यहाँ पे आपने अर्थ को वर्ब दी है वही वर्ब वीनस को दे दो, वीनस के साथ अग्री करके। अर्थ के लिए क्या वर्ब आई है? इज, तो वीनस के लिए भी इज लगा दो, इज लगा दो, और यहाँ पे लाइक को एज में चेंज कर दो। समझ रहे हो? मैं आपको दोनों ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ मैं। अगर तो वीनस रखना है तो लाइक ठीक है, अगर आपको एज ही लगाना है, इसको सही करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वीनस को वर्ब देनी पड़ेगी। तो वीनस की वर्ब लगा दो इज। ये कहाँ से आई? ये अर्थ से आई। वैसे यहाँ देखो, लाइक अ गुड स्टूडेंट शी टेक्स हर स्टडीज सीरियसली, मतलब यहाँ पे एज लगाने की जरूरत है मान लो, तो मुझे गुड स्टूडेंट को एक वर्ब देनी पड़ेगी। वर्ब कहाँ से आएगी? इसके वाली हेल्पिंग वर्ब को निकालना है। शी टेक्स मतलब यहाँ पे आपकी डज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ घुसानी है मुझे। एज अ स्टूडेंट डज। अब यहाँ पे इज मत लगाया ना, यहाँ पे जैसे लगाया था नीचे, ये इज आया इस वाली हेल्पिंग वर्ब से उधर वाली, और ये डज आया इधर वाली हेल्पिंग वर्ब से। तो जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पड़ी हो ना, उसको निकाल के यहाँ लगा दो, एज को आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीके से समझ लेना, एज और लाइक आपस में इंटरचेंज कर सकते हो आप, अगर आप इसको फॉलो करें। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा ग्रामर रूल था। करे पब्लिक सेक्टर ऑपरेटर्स BSNL MTNL स्टिल फेस अ चैलेंज एंड देयर फ्यूचर मस्ट बी क्लैरिफाइड अर्ली with efforts to improve their technological capabilities and service levels। कह रहे पब्लिक सेक्टर ऑपरेटर जो है ना, सरकारी कंपनियां जो हैं, पहली तो BSNL, दूसरी MTNL, वो अभी भी फेस कर रहे हैं एक चुनौती को, और उनका जो फ्यूचर है उसको हमें क्लैरिफाई करना ही चाहिए बहुत ही जल्दी, अर्ली। उन एफर्ट्स के साथ, उन कोशिशों के साथ कि इम्प्रूव किया जाए उनकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को, उनकी तकनीकी क्षमताओं को, और उनके सर्विस लेवल्स को, उनके सेवा देने के जो है लेवल्स को। तो कह रहे इन दोनों को भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी डूबने वाली कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां BSNL और MTNL। सिंपल सेंटेंस है। कह रहा अ पैरेलल ट्रेंड हैज़ बीन ऑन द राइज इन 4G सब्सक्राइबर्स फ्रॉम 196.9 मिलियन इन September 17 to 517.5 मिलियन आउट ऑफ अ टोटल वायरलेस सब्सक्राइबर बेस ऑफ 1165.46 मिलियन इन June 19। इसमें सिर्फ आंकड़े आए हैं, बताया गया कि 2017 से 2020 में क्या हुआ। कह रहा है एक ऐसा ही पैरेलल, एक ऐसे समानांतर रुझान हमें देखने को मिला है। हैज़ बीन ऑन द राइज, यहाँ पे ऑन मिसिंग है,
मैंने इनके न्यूज़पेपर से उठाया इसको, है ना, तो उसमें उन्होंने ऑन छोड़ रखा था, तो देख लेना शायद सुबह में जो छपा होगा उसमें ऑन इन्होंने डाला होगा। मैंने रात में उठाया था वेबसाइट से। तो कह रहा है एक पैरेलल ट्रेंड जो है वो ऑन द राइज है, एक पैरेलल ट्रेंड जो है वो उठाव पे। ऑन द राइज का मतलब है कोई चीज़ उठ रही है ना, कोई चीज़ बढ़ रही है। कह रहा है कैसे, 4G सब्सक्राइबर्स में, और कहाँ से 196 मिलियन जो सितंबर 17 में थे वो हो गए 517 मिलियन, कितने, इस सब्सक्राइबर बेस के जून 19 के अंदर। तो हमारे पास 1165 मिलियन लोग हैं जो कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उनमें से 517 जून 19 के अंदर 4G यूज़ कर रहे थे, और 2017 के अंदर ये थे सिर्फ थे 196 मिलियन। तो कह रहा है इसमें भी जो हमें राइज देखने को मिल रहा है। कह रहा है द एंड ऑफ द IUC शुड स्पर एन एक्सपेंशन ऑफ हाई कैपेसिटी नेटवर्क्स गोइंग बियॉन्ड 2G एंड 3G दैट सम टेलकोज कंटिन्यू टू यूज़। कह रहे जो अंत है ना IUC का, अब जो हमने ख़त्म कर दिया चार्ज को, इसको स्पोर करना ही चाहिए, इस अंत को हमें देखना ही चाहिए भड़काता हुआ, है ना। ये अंत जरूर से ही इंस्टिगेट करेगा, भड़काएगा एक एक्सपेंशन को, एक फैलाव को, और किसका, हाई कैपेसिटी नेटवर्क्स का। अच्छा कैसे भड़काएगा, साइमल्टेनियसली गो बियॉन्ड करते हुए, उसी वक्त दूसरी तरफ ज़्यादा आगे बढ़ते हुए 2G और 3G से, जिसको कुछ टेलीकॉम कंपनियां आज भी कंटिन्यू करती हैं यूज़ करना, समझ गए ना। तो कह रहे जैसे ही IUC एंड हुआ ना, अब 2G 3G बंद करके कुछ और सोचेंगे, एक्सपेंशन होगा, हाई कैपेसिटी नेटवर्क जो है यूज़ करने लगेंगे। स्पर वर्ड आप जानते हैं बहुत बार आता है, किसी को भड़काना, इंसाइट, इंस्टिगेट, है ना, कॉज करना, स्टिमुलेट करना, ट्रिगर करना। चलो, कह रहे द रिमूवल ऑफ इंटरकनेक्शन चार्जेस वॉज अपोज्ड बाय देम जस्ट एज अ ईयर अगो। कह रहे ये जो अभी भी 2G 3G यूज़ कर रहे हैं ना, वोडाफोन एयरटेल जैसी कंपनियाँ, कह रहे जो रिमूवल था ना इंटरकनेक्शन चार्जेस का, इसको अपोज किया गया था इनके द्वारा महज 1 साल पहले, क्योंकि इनसे इनको थोड़े से पैसे मिलते थे, है ना। तो ये कंपनियां IUC हटाने के खिलाफ जो है अपोजिशन में खड़ी थी। कह रहे फोर ट्राई विच हैज स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर थ्रू एडिक्वेट चॉइस, अफोर्डेबल टैरिफ एंड क्वालिटी सर्विस, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ट्रेड cautiously on claims made on behalf of the sector that higher tariffs alone can ensure the health of telecoms। अब ये बात करेगा सरकार की, है ना, सरकार को कैसे हेल्प करनी पड़ेगी टेलीकॉम कंपनीज की। कह रहे ट्राई के लिए, वो ट्राई जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर को सबको रेगुलेट करता है। कह रहे जो ट्राई है ना, जिसने स्ट्रेस किया है इंपॉर्टेंस को, जिसने स्ट्रेस किया है महत्वपूर्णता को, कंज्यूमर वेलफेयर की, उपभोक्ताओं की भलाई की, और कैसे, एडिक्वेट चॉइस के जरिए। हमारे पास एडिक्वेट चॉइसेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमारे एरिया में सिर्फ जियो का नेटवर्क आता है तो जियो के अलावा हम कोई दूसरी ले नहीं सकते कंपनी का सिम, है ना। तो ट्राई जिसने हमेशा से जोर दिया इस चीज़ पे कि हमारा कंज्यूमर वेलफेयर होगा एडिक्वेट चॉइस से, और होगा अफोर्डेबल टैरिफ से, ऐसे टैरिफ से जिसको सब अफोर्ड कर सकते हैं, और क्वालिटी सर्विस से, ऐसी सर्विस है जिसका आपको मज़ा आए लेने का। कह रहा है इस ट्राई के लिए ना ये इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रेड करे कॉशियसली, ये ट्राई आगे बढ़े, ट्रेड करे, मूव फॉरवर्ड करे बड़े ध्यान से, कॉशियसली। अच्छा किस चीज़ पे, उन दावों पे जो मेड किए गए हैं की तरफ से सेक्टर की, है ना, ऑन बिहाफ ऑफ द सेक्टर, इस सेक्टर की कई कंपनियों के द्वारा। और वो दावे क्या हैं कि खाली जो हायर टैरिफ्स है ना, खाली जो बढ़े हुए मोबाइल के प्लान्स हैं वही इंश्योर कर सकते हैं हेल्थ को टेलीकॉम कंपनीज की। देखो इसमें है क्या, वोडाफोन और एयरटेल बोलते हैं कि हमारा प्लान जो 300 रुपये का है ना उसको 800 का करो, अगर आपने नहीं किया तो हम डूब जाएंगे। कह रहे ये जो ट्राई है जो लोगों की हमेशा भलाई सोचता है ना, वो चाहता है कि सबको सर्विस मिले, अच्छी मिले, सस्ते प्लान हो। अब इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आगे फूंक के कदम बढ़ाए, ट्रेड करे कॉशियसली उन दावों पे जो ये कंपनियां करती हैं कि सिर्फ और सिर्फ हाई टैरिफ जो है ना वही इनकी हेल्थ देख सकता है, इन कंपनीज की अच्छी स्वास्थ्य को वो बनाए रख सकता है। अब आगे इसके सोल्यूशन बताएगा, हाई टैरिफ के अलावा भी ये क्या कर सकती है सरकार, है ना। देखते हैं आगे, ट्रेड वर्ड को नोट करना, आगे बढ़ने को बोलते हैं ट्रेड करना, वॉक करना, स्ट्राइड करना, मूव फॉरवर्ड करना, मतलब ट्रेड करना। कह रहा है इंडिया इज अ मास मार्केट फॉर वॉइस एंड डेटा सर्विसेज दैट फ्यूल द डिजिटल इकोनॉमी। कह रहा है इंडिया एक मास मार्केट है, इंडिया एक बहुत ही बड़ी मार्केट है, विशालकाय मार्केट है वॉइस और डेटा सर्विसेज के लिए, और ये वो सर्विसेज हैं जो फ्यूल करती हैं, जो ईंधन की तरह काम करती हैं हमारी डिजिटल इकोनॉमी की। कह रहा है बैडली प्राइस्ड स्पेक्ट्रम कुड लीड टू ऑक्शन फेलियर्स and a lack of genuine competition is bound to hamper the growth of the next big wave of telecoms, of which the 5G piece is critical for new services। कह रहा बैडली प्राइस जो स्पेक्ट्रम है, ख़राब तरीके का बहुत ऊंचे दामों वाला जो स्पेक्ट्रम है वो लीड कर सकता है ऑक्शन में फेलियर्स की तरफ। 5 कंपनियां आई,
लेकिन पता लगा सिर्फ एक ही कंपनी के पास इतना पैसा था स्पेक्ट्रम को लेने का। कह रहा अगर ऐसा आपने स्पेक्ट्रम बना दिया ना बहुत ही ऊंचे दामों का, ये ऑक्शन फेलियर्स की तरफ लीड कर जाएगा। और अगर एक कमी हो गई जेन्युइन कंपटीशन की, तो वो कमी बाउंड होगी, वो कमी श्योर होगी, पक्का ही होगी कि वो हैम्पर करेगी, रोकेगी ग्रोथ को, नई बिग वेव जो है टेलीकॉम कंपनीज की, है ना। तो आगे इनकी ग्रोथ के लिए परमानेंटली वो जो है ये जो कमी है जेन्युइन कंपटीशन की, इनकी ग्रोथ को हमेशा के लिए हैम्पर कर देगी। अब देखो यहाँ बता रहे हैं नेक्स्ट बिग वेव ऑफ टेलीकॉम्स क्या है। कह रहे जिसका 5G का हिस्सा जो है ना, इस नेक्स्ट बिग वेव ऑफ टेलीकॉम्स का जो 5G पीस है, इसका जो 5G के हिस्से के तौर पे है, वो बड़ा क्रूशियल है नई सर्विसेज के लिए। तो कह रहा अगर आपने स्पेक्ट्रम को सही से प्राइस नहीं किया तो ये पूरा मार्केट जो है, नई वेव जो है वो आने से रुक जाएगी। 5G को हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ जो है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में जो है 5G को यूज़ करने के लिए। सिंपल सेंटेंस है, बाउंड का मतलब होता है पक्का, डेफिनेट, डिस्टाइंट। व्हेन यू आर बाउंड टू डू समथिंग, आप उस काम को करने के लिए मजबूर हैं, है ना, वो करके ही छोड़ेंगे उस काम को आप। हैम्पर करना होता है किसी चीज़ को रोकना, ऑफसेट करना, हिंडर करना, इम्पीड करना, किसी के रास्ते का रोड़ा बनना। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिंपल है इसलिए फास्ट प्रोसेस कर रहा हूँ, बहुत सिंपल आर्टिकल आज का। कह रहा ऑन द कंज्यूमर साइड helping more people migrate to 4G services quickly through affordable handsets will help telcos put their infrastructure to better use। कह रहा और कंज्यूमर साइड पे हेल्प करने का जो काम है ना, मदद देने का जो काम है ज़्यादातर लोगों को माइग्रेट करने के लिए 4G सर्विसेज की तरफ बड़ी जल्दी क्विकली, और किसके जरिए, थ्रू अफोर्डेबल हैंडसेट्स, अच्छे और सस्ते हैंडसेट्स के जरिए। कह रहे ये जो हेल्प करने का काम है ना, ये जो सब्जेक्ट द जीरेंट, ये हेल्प करेगा टेलकोस को कि वो पुट करें, वो रखें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छे इस्तेमाल के लिए। पुट समवन टू समथिंग टू बेटर यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छे इस्तेमाल में लेना। तो कह रहा अगर आपने लोगों को सस्ते हैंडसेट दिलवा दिए 4G फटाफट से, तो इससे होगा ये कि टेलीकॉम कंपनियां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को 4G के लिए यूज़ करेंगी बजाय 2G और 3G के लिए। हेल्पिंग यहाँ पे वर्ब के ING फॉर्म सब्जेक्ट का काम कर रही है, कहलाएगी जीरेंट, इसकी वर्ब है विल हेल्प। आज का आर्टिकल बहुत सिंपल लगा मुझे, इंटरेस्टिंग भी था, ग्रामर वाइज बहुत रिच भी था। जरूर से इसका एक लाइक दें। बढ़ेंगे अपने क्विज की तरफ, फटाफट अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अपना स्कोर मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, है ना, 3 में से आपके कितने मार्क्स आए। यहाँ पे देख लो 3 ब्लैंक्स अपने पास, हैविंग डिफीटेड आएगा या हैविंग बीन डिफीटेड आएगा, जो भी लगाओगे इन द फर्स्ट राउंड। द टीम वर वेटिंग या वेटिंग फॉर या वेटिंग फॉर, जो भी लगाओगे। एन अपॉर्चुनिटी टू सेटल द स्कोर, अब देखो यहाँ पे एज या लाइक की जगह आएगा कुछ भी, द कोच हैड इंस्ट्रक्टेड। इसको मैं एक बार ट्रांसलेट कर देता हूँ, आपको समझ में आए क्या कहना चाह रहा है। कह रहे पहले राउंड में हार जाने के बाद टीम के जो मेंबर्स थे, टीम कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पे वर नाम की वर्ब यूज़ की है मैंने इसके लिए, है ना, प्लूरल की तरह। कह रहे पहले राउंड में डिफीट हो जाने के बाद टीम मेंबर्स जो हैं वो वेट कर रहे थे एक मौके का कि वो सेटल करें स्कोर को, वो करें हिसाब को बराबर, और जैसा उनके स्कोर ने, जैसा उनके कोच ने उनको इंस्ट्रक्ट भी किया था। तो कोच ने यही बोला था, पहले राउंड में अगर हार जाओ ना तो दूसरे राउंड में जल्दबाजी मत करना, मौके का इंतजार करना, कैसे आप उस हार को, उसका बदला लोगे, सेटल द स्कोर करोगे। अब अपने पास कई सारी हिंट्स हैं, जैसे एज द कोच हैड इंस्ट्रक्टेड, यहाँ पे इंस्ट्रक्ट एक वर्ब आ रही है, हैड इंस्ट्रक्टेड वर्ब आ रही है, सब्जेक्ट आ रहा है कोच, तो मुझे पता लगा यहाँ पे लाइक तो नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा तो एज आएगा। अगर एज आएगा तो या तो सी आंसर है या डी आंसर है या ए आंसर है, ठीक है ना। बीच में देखो द टीम वर वेटिंग या अवेटिंग, जो भी लगाओगे, आपको पता है वेटिंग के बाद में फॉर आता है और अवेटिंग के बाद में फॉर नहीं आता है। अगर ऐसा है तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, आंसर है आपका अवेटिंग। समझ गए ना। अब देखो यहाँ से आपको यही पता लग गया कि डी आपका आंसर है ना, ये दोनों ही सही हैं तो तीसरा भी सही होगा। हैविंग बिन डिफीटेड आएगा क्योंकि टीम जो है वो खुद हारी है, टीम ने किसी को नहीं हराया, इसलिए आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म चाहिए था। हैविंग डिफीटेड का मतलब होता है टीम ने हरा दिया, हराया नहीं, ये खुद हारे हैं। तो यहाँ पे हैविंग बिन डिफीटेड के हिसाब से डी आपका आंसर बनेगा। इसको मैं मार्क कर देता हूँ ताकि जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे और PDF को देखेंगे उनको समझ में आए। चलो आ जाओ। एज डोनाल्ड ट्रंप ऑल ऑफ द US प्रेसिडेंट्स वर नॉट मोरोसॉफ, डोनाल्ड ट्रंप की तरह सभी के सभी US प्रेसिडेंट्स जो हैं वो मोरोसॉफ नहीं थे। मोरोसॉफ का मतलब होता है पढ़ा लिखा अनपढ़। आपने सब पढ़ लिख लिया फिर भी आप उल्टी सीधी बातें करते हो तो आप कहलाओगे मोरोसॉफ। इसमें 2 एरर्स हैं। पहला तो एज है ना, एज, इसकी जगह आना चाहिए लाइक, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की वर्ब नहीं है। या तो इसको वर्ब दे दो या इसको वर्ब ना दो और यहाँ पे लाइक जो है ना, एज की जगह लाइक लगा दो। तो एरर नंबर 1 तो है लाइक। दूसरा, सभी के सभी मोरोसॉफ नहीं थे।
अरे यार सब की बात कैसे कर देंगे हम तो बात करेंगे कि सब नहीं थे, है ना, कुछ एक थे भी और सब नहीं थे। तो मुझे यहाँ पे जो बीच में नॉट है ना, इसको निकाल के शुरू में लाना पड़ेगा। बीच में नॉट लगाने का मतलब हमने सब की बात कर दी, हम सब की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हर एक नहीं था, कुछ एक थे भी लेकिन हर एक नहीं था। तो ये नॉट जो है शुरू में लाएंगे हम बोलेंगे नॉट ऑल द यूएस प्रेसिडेंट्स, ऑल ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट्स वर मोरोसॉफ्ट्स। क्लियर है ना। तो यहाँ पे नॉट को यहाँ पे बिगनिंग में लाना है ताकि सबको हम पागल नहीं बनाएं, और यहाँ पे लाइक लाना है ताकि डोनाल्ड ट्रंप की वर्ब ना हो, इस लाइक से हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को। तीसरे में मैंने आपको ट्रांसलेट करने के लिए बोला था, अगर अभी भी नहीं डाला है तो ज़रूर से डाल दो कमेंट में। अब मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करके आपको दिखा रहा हूँ। अमेरिका पहुँच जाने के बाद मोहिनी लॉस वेगस में सेटल होना चाहती थी। अमेरिका पहुँच जाने के बाद परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है, हैविंग रीच्ड यूएसए, द यूएसए, हैविंग रीच्ड द यूएसए, मोहिनी वांटेड टू सेटल इन लॉस वेगस। ठीक है, हैविंग रीच्ड यूएसए, मोहिनी वांटेड टू सेटल इन लॉस वेगस। चलो हो गया। जरूर से एक लाइक और एक शेयर। मुलाकात लूँगा कल सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक की वीडियो में। शाम को 8 बजे एक वोकैबुलरी वीडियो मिलेगी, जरूर से लाइव रहना। 8 साढ़े 8 बजे मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए साइनिंग आउट।